Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic is internal aids of interpretation. Basically, the purpose of interpretation of the statute is to unlock the locked matter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें हमारे पास आता है वो आता है जी लॉन्ग टाइटल एंड दी शॉर्ट टाइटल। अब ये लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल क्या है, कोई भी एक्ट होता है तो उसके स्टार्ट में आपके पास शॉर्ट टाइटल भी होता है और लॉन्ग टाइटल भी होता है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है। अब लॉन्ग टाइटल जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि एवरी स्टैट्यूट इज हेडेड बाय अ लॉन्ग टाइटल एंड इट्स गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अब इसकी एग्जांपल अगर सीआरपीसी से लें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके नीचे एक ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टाइटल बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अब जो सीआरपीसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसका लॉन्ग टाइटल होगा। अब शॉर्ट टाइटल जब आता है तो वो सिंपली जो होता है वो नेम को बता रहा होता है कि उसका नेम क्या। शॉर्ट टाइटल में क्या होता है जी, सिंपल एक नेम आ रहा होता है। अब जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, एक नेम है, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। एविडेंस एक्ट ये इसका शॉर्ट टाइटल है। कानून शहादत जो है 1984 का जो है, जो सिंपल जो नेम होता है जो उस एक्ट को आइडेंटिफाई करता है वो आता है शॉर्ट टाइटल में। और जो लॉन्ग टाइटल होता है उसमें आप क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव बताया गया होता है कि इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी तरह आगे जो हमारे पास आता है वो आता है प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द स्टैट्यूट। अब जितने भी स्टैट्यूट हैं उनमें आपको जब आप स्टार्ट में देखेंगे तो उसमें प्रियम्बल लाजमन होगा। अब प्रियम्बल का मतलब भी यही है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एम, उसका ऑब्जेक्टिव उसमें बताया गया होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि जी लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल में क्या फ़र्क है। लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल में ये है कि जी जो प्रियम्बल होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देता है, उस स्टैट्यूट का कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग देता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, हर तरीके से उसको बताता है कि ये इसमें क्या है। और जो लॉन्ग टाइटल होता है उसमें सिंपली उसका एक ऑब्जेक्टिव बताया गया होता है कि हमने इस एक्ट को क्यों बनाया गया या इस एक्ट में क्या है। तो ये एक बेसिकली जो जो इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है इसमें टेम्बल का ये रोल है। अब जब भी आपने एक्ट या स्टैट्यूट आप ओपन करेंगे तो प्रेम्बल के बाद फिर जो आपके पास आता है वो आपके पास आता है चैप्टर या हेडिंग्स ऑफ द स्टैट्यूट। चैप्टर एंड हेडिंग्स ऑफ द स्टैट्यूट, लाजम बात है कोई भी स्टैट्यूट है आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है जो अक्सर डेफिनेशन क्लॉज होता है, फिर सेकंड चैप्टर पे आते हैं, उसके ऊपर एक हेडिंग्स दी गई होती हैं। अब हेडिंग्स जो होती हैं वो भी एक इंटरनल एड समझी जाती हैं, उसको समझने में मदद देती हैं कि इंटरनल एड जो है इंटरप्रिटेशन की उसमें हेडिंग्स भी आती हैं और जो चैप्टर का नेम है, जो टाइटल ऑफ चैप्टर है वो भी आता है। अब हेडिंग्स की मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो उसमें आप फर्ज करो आप एग्जांपल लें आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विच इज़ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब हमें उसके जो जो उसकी हेडिंग है उसी से ही पता चल जाता है कि जी इसमें क्या है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसी तरह बाकी जितने भी सेक्शंस होते हैं उनके स्टार्ट पे एक हेडिंग्स आती हैं जिनसे हमें उस एक्ट का पता चल जाता है इस एक्ट में क्या है या इस सेक्शन में क्या है। अब जो जो हमारे पास चौथी चीज़ आ रही है वो आ रही है जी मार्जिनल नोट्स, margin notes to every section of statute। इसमें जी देखें क्या लिखा है जी, इन द ओल्डर स्टैट्यूट margin notes were not inserted by the legislature and hence were not part of statute and could not be referred to for the purpose of constituting the statute। if they are also enacted by the legislature they can be referred to for the purpose of interpretation। देखें जी पहले ये जो है मार्जिनल नोट्स नहीं दिए जाते थे, अब जो हैं एक साथ मार्जिनल नोट्स भी दिए जाते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उठाएं तो उसके साइड पे मार्जिनल नोट्स दिए गए हैं। ठीक है ना जी, ये भी एक इंटरप्रिटेशन के लिए एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं जी हमारे पास पंचुएशन। अब ये जो पंचुएशन है जी ये भी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। पंचुएशन आपको पता है कि लॉ में जो है आपके मीनिंग एक पंचुएशन से भी चेंज हो सकता है। ये जो पंचुएशन होती हैं ये सेंटेंस को डिवाइड करती हैं, उससे पता चलता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जो लेजिस्लेचर है वो क्या बात बताना चाहता है। ठीक है ना जी, इस पंचुएशन के थ्रू भी हम एक जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं चीज़ों की। तो ये एक अहम जो है पार्ट है पंचुएशन भी
आपकी जो है वो इंटरप्रिटेशन करने में। उसके बाद हम अगर देखें तो ये आ गया इलस्ट्रेशन। अब आपने ये इलस्ट्रेशन से पहले मैं आपको नीचे एक बता दूं, ये जो टू पे दिया गया डेफिनेशंस बताया गया। अब देखें जी एक्ट आ रहा है, मैंने आपको स्टार्ट से कैसे स्टार्ट किया देखें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टाइटल, फिर शॉर्ट टाइटल, फिर उसके बाद उसका प्रियम्बल। प्रियम्बल के बाद फिर मैंने आपको बताया कि जी उसकी जो हेडिंग्स होती हैं, फिर आपको जो है पंचुएशन का बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेफिनेशन। अब आपको पता है अक्सर जितने भी स्टैट्यूट है सेक्शन 2 में उनकी डेफिनेशन क्लॉज दी जाती है। अब डेफिनेशन जो होती हैं उनसे भी हमें पता चल जाता है कि इस एक्ट में क्या है या उस सेक्शन में क्या है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि जैसे सेक्शन 300 में, जो पीपीसी का सेक्शन 300 है, उसमें कत्ल की डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन दी गई है, और सन 302 जो है, 302 जो है, उसमें उसकी सज़ा दी गई है। तो डेफिनेशन जो है उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ जी इसमें क्या है, इसमें जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या बताना चाहती है, और वो जो इंटरनल एड जो होती है वो हम उससे ले सकते हैं इस डेफिनेशन से भी। उसके बाद डेफिनेशन के बाद ऊपर ये दिए गए इलस्ट्रेशन। अब ये जो इलस्ट्रेशन होती हैं आपने अक्सर देखा होगा कि हर डेफिनेशन के बाद जो है, या जहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्यूटी हो या थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना हो, तो एक एग्जांपलें दी गई होती हैं। आप पीपीसी में उठाएं तो अक्सर एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें आपको समझ आ जाती है कि हाँ जी इस एक्ट में क्या है, या जो जो आपका जो सेक्शन है उसमें क्या है। तो उस इलस्ट्रेशंस के ज़रिए, उस एग्जांपल्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं हाँ भाई इसमें जो लेजिस्लेचर है या जो एक्ट बनाने वाले हैं वो उसमें क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आती है जी प्रोविज़ो। प्रोविज़ो में क्या है जी, प्रोवाइडेड डेट। हर सेक्शन में जो है, हर सेक्शन या हर जो जो भी आपका सेक्शन आपने अक्सर देखा होगा, तो उसमें प्रोविज़न जो आपकी प्रोवाइज़ो क्लास होती है वो होती है, अक्सर होती है कि उसमें प्रोवाइडेड डेट। जो प्रोवाइडेड डेट होता है कि हाँ जी अक्सर ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि हाँ जी ये इन चीज़ पे अप्लाई होता है और यहाँ पे नहीं होता, तो ये प्रोवाइडेड डेट भी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी, इस प्रोवाइडेड डेट में काफ़ी आगे बताया गया है। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन क्या है जी, एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से बताना। देखेंगे इसमें क्या लिखा है, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्ट इट्सेल्फ। अच्छा इसमें आप क्या आप बता सकते हैं कि एडिशनल सपोर्ट दी गई होती है, मजीद उसको एक्सप्लेन किया गया होता है। एक्सप्लेन करके आप उस सेक्शन को जो उसकी एम्बिग्यूटी होती है वो ख़त्म कर देते हैं। तो जब आप इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं तो फिर आप उस एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे पास एंड पे जो हमारे पास होते हैं वो शेड्यूल्स होते हैं। अक्सर जो एक्ट्स होते हैं उनमें एंड पे शेड्यूल दिया गया होता है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। सीआरपीसी आप उठा के देख लें, इस तरह आप कोर्ट फीस एक्ट उठा के देख लें, तो उनके एंड पे शेड्यूल्स दिए गए हैं जिनको आप अगर समझें तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको। तो ये एक कुछ इंटरनल एड्स थे जो इंटरप्रिटेशन के मैंने आपको